Hello friends, in this video we are talking about the functions of management. The first function of management and also the most important function of the management is planning. So we are starting with the NCERT. So let's get started without any wasting of time. And if you are new in this my channel, please subscribe my channel and also share the video and also like the video. And चलो let's get started without any wasting time. सो द प्लानिंग, देखिए जैसा कि आपको पता ही है कि मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और इसमें आपका स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। इन फंक्शन को एनसीईआरटी में डिफरेंट चैप्टर्स करके दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में प्लानिंग पूरा एक जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर सारे फंक्शन डिपेंड करते हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी, जैसे मान लो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपना सेल्फ स्टडी कर, जैसे कि आपका बीकॉम वगैरह के लिए है या आपके कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या आपका 12th लेवल पर है, तो उसमें आप काफ़ी सफिशिएंट तरीके से अच्छे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसमें आपका कंसेप्ट क्लैरिटी काफ़ी अच्छे से आ जाती है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आपको पता है, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ प्लानिंग के लिए, कि जैसे आपको मालूम है कि जब हम कोई पेपर, जैसे मान लो कि अभी आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना होता है तो आप एक प्लानिंग बनाते हैं। अब उस प्लानिंग को हम कैसे बनाते हैं, आप क्या करते हैं कि एक जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम में करीब 3 मंथ का समय है, मतलब 3 मंथ्स का समय है, तो आप क्या करते हैं कि मतलब 3 मंथ्स में आप कैसे कैसे स्टडी करेंगे, आपको कैसे कैसे करना है, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले कैसे क्या करना है, अभी आप कैसे स्टार्ट करोगे, कितने घंटे पढ़ोगे, कौन से टाइम पर क्या सब्जेक्ट रहेगा, ये सारी चीज़ आप एकदम ब्रीफ में इसको मतलब इसको बांट दोगे, अलोकेशन कर दोगे। अब ये ज़रूरी क्यों है, सपोज़ करिए अगर आपके पास ये सब चीज़ नहीं होगी तो आप जो पढ़ोगे, आपके पास कोई प्लान नहीं होगा तो आप कैसे काम कर पाओगे। सपोज़ अगर आज उठे आप, ठीक है, अगर आपका पहले से सब चीज़ लिखी हुई होती है ना, पहले से आप डिफ़ाइन कर लेते हैं, पहले से अपने समय को बांट लेते हैं कि आपको आगे क्या करना है, तो इस चीज़ को आप क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जैसे आपको आपको पता है कि आपको सुबह क्या करना है, सुबह आपको रिवीजन करना है, सुबह आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सुबह आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, सुबह आपको मैनेजमेंट या अकाउंटिंग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको पता है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सारी चीज़ आप डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कितने टाइम पढ़ोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, कब आप अपना और जो अदर काम है, जैसे आप नहा रहे हो, खा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, सारी चीज़ का आप टाइम अलोकेट कर देते हो, तब जाके आपका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है समय का। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास प्लानिंग की ज़रूरत हमें जैसे पड़ती है। जैसे आपको पता है कि आप एग्ज़ाम में तभी पास हो पाओगे जब आपके पास एक अच्छी प्लानिंग, आपने समय को बांट दिया है, क्योंकि तुमको पता है कि समय हमारे लिए बहुत कम है। ठीक है, समय जो है वही सबसे बड़ा हमारे लिए फैक्टर है कि समय, हमेशा समय पे बात की जाती है। समय का ही मेन चीज़ होती है कि समय इतना कम है कि इसको यूटिलाइज़ कैसे करें। आपको पता है कि 24 घंटे मिलते हैं, इसको आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो आपको डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको पहले से बना के नहीं रखेंगे शेड्यूल को, या पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप उस 24 घंटे को एक तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट करना चाह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप प्लानिंग बना रहे हैं, और जैसे कि अभी ये प्लानिंग है वो बिज़नेस के कंसर्न के रूप में बता रहे हैं कि जैसे बिज़नेस, जो बड़े बड़े बिज़नेस, कॉर्पोरेट कंपनीज, छोटे मोटे जो आपके बिज़नेस होते हैं, दुकान होती हैं, शॉप्स होती हैं, तो उनमें क्या होता है कि प्लानिंग वो भी लोग करते हैं, वो लोग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक ब्रीफ आइडिया है कि आपको प्लानिंग कैसे कैसे करनी होती है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इसमें क्या चीज़ दे रखी है। ठीक है, फिर प्लानिंग के बारे में आगे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि लर्निंग जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कि आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर यू विल बी एबल टू, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ पता चल जाएगी, ये चीज़ में यहाँ पे बताई गई है। पहला बताया गया है कि आप, जो मतलब होता है प्लानिंग का, कि प्लानिंग क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा इसमें कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, कि जैसे कि आपका प्लानिंग के क्या क्या जो उसके कार्य हैं, फीचर्स हैं, डिस्क्राइब हैं, वो आप क्या क्या वो आपको देती है, उससे आपको क्या इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, आपको क्या उससे प्रॉफिट होता है, क्या उससे आपके लाइफ में चेंज, एफिशिएंसी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आपका होता है।
एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। अब देखिए प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं ना तो कहते नहीं सब चीज़ के कुछ प्रोन्स एंड कॉन्स भी हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे कि आपका प्लानिंग से आपका क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। फिर एनालाइज द स्टेप इन प्लानिंग एंड प्रोसेस। अगर देखिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ती है, तभी आप प्लानिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग इफेक्टिव नहीं होगी और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। देखिए क्या होता है कि अलग अलग प्लान्स, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मान लो आप 12th में हैं तो आपके लिए अलग स्ट्रेटजी है, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं तो आप एक अलग स्ट्रेटजी है, अगर आप बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है। किसी का ऑब्जेक्टिव बेस होता है, किसी का सब्जेक्टिव बेस होता है, किसी का ऑनलाइन होता है, किसी का ऑफलाइन होता है, तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियो। सो उनके लिए हमें प्लान भी डिफरेंट बनाना पड़ता है, तभी वो वर्क कर पाता है, ठीक है। तो पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, प्लीज़ वीडियो बने रहिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आपको। इस पढ़ने के बाद आपको प्लानिंग का कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं केवल ज़्यादा आपको एनसीईआरटी में ऐसे रटवाऊँगा नहीं, केवल मैंने आपको इंपॉर्टेंट हेडलाइट दूँगा और आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊँगा। आई होप आपको समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले जो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा था, तो आपको एग्जांपल दे रखा था इंडियन ऑयल का, ठीक है। तो इंडियन ऑयल में क्या था कि ये क्या कर रही थी कि आपको ओवरसीज़ मतलब इंडिया के बाहर भी अपनी बिजनेस को मतलब जो भी सेटअप्स हैं इस तरीके से एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस तरह के वो अपना डाइवर्सिफाइड कर रही थी, उसको बना रही थी। तो किस तरीके से वो बनाएगी, कैसे कैसे आने वाले टाइम में, वो सब चीज़ का एक बॉर्डर एग्जाम्पल था, ठीक है। तो पड़ेगा, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। देन फिर हम यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो उसमें पूरा क्रक्स है। तो मैनेजर जो होते हैं थिंक इन एडवांस एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डेट। मतलब इसमें क्या कह रहा है मैं तुम पूरा बताता हूँ कि जैसे मान लो ये प्लानिंग होती है ना, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम जब होगा ना उससे पहले ही तो प्लानिंग करोगे, उससे बाद में तो नहीं करोगे। और एग्ज़ाम आप दोगे तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पहले एग्ज़ाम हॉल में जाऊंगा तो क्या कौन सा, जैसे अब जब आप पेपर आपको मिलेगा तो आप कौन सा कहाँ से स्टार्ट करोगे, कि आप पहले इस सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन करोगे या आप पहले एमसीक्यू करोगे, ये वो डिपेंड करता है सिचुएशन में, ठीक है। तो इस तरीके से पहले से ही बता देता है एडवांस में, और आपको कैसे करना है वो भी आपको बता देता है। तो प्लानिंग इज़ डिसाइड इन एडवांस एंड हाउ टू डू इट, ठीक है, कैसे आपको करना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ द एसेंस ऑफ प्लानिंग। मतलब ये एक सार है प्लानिंग का, यही एक सार है, समझ रहे हो। ये एक लाइन आपकी पूरी ड्रॉ करती है पूरी कंक्लूजन को। कंसेप्ट में देखते हैं, कंसेप्ट में क्या लिखा हुआ है कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या आपको करना है और कैसे करना है। ये दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं प्लानिंग के, जिसमें आपको इन सब चीज़ों का पता चलता है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरल फंक्शन, इसमें एक बेसिक मैनेजरल फंक्शन है, इसके बिना तो और कोई मैनेजर फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि आप कर पाओगे। उसके बाद इसमें लिखा है कि जो आपका प्लानिंग इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द कनेक्टेड विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आपको पता है कि जब आप प्लान करते हो, जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है। अब कोई छोटा बच्चा प्लानिंग किस तरीके से करेगा, उसको आगे क्या करना है वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। उसमें क्रिएटिविटी इतनी नहीं है, उसमें मेंटली उसमें इतना वो नहीं है। तो ये क्रिएटिविटी है कि आप कैसे उसको एलोकेशन करोगे कि मैं आपको सही यूटिलाइजेशन दे पाऊँ, समय का कर पाऊँगा। तो कुल मिला के ये है कि ये क्रिएटिविटी पे बात करता है और इनोवेशंस पे बात करता है, ठीक है, कि इनोवेशन क्रिएटिविटी बात करता है। अब हम आगे चलते हैं। फिर आपका करता है बट मैनेजर फर्स्ट सेट ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको पता है अब एग्ज़ाम देने वाले हो, 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपका उद्देश्य है कि आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपका उद्देश्य है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है, तभी तो आप प्लानिंग बनाओगे। तो सब सेट ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ये लिखा था वेयर ही हैज़ टू गो। अगर आपको पता है कि मेरे को एग्ज़ाम देना और मेरे को आईआईटी में मेरे को ये पास करके गवर्नमेंट जॉब करना है, मेरे को ये पास करके कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य एकदम पूरे तरीके से पूरे डिसाइड है एंड आपको कहाँ जाना है इसके बाद पूरे तरीके से आप उसको पता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपको पता है कि अगर आप प्लानिंग करोगे, जैसे आप 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है तो आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो, तो अगर आप ये प्लानिंग सक्सेसफुल आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, ठीक है, पास हो जाओगे। प्रोबेबिलिटी तो है ना ज़्यादा पास करने की, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, अगर तैयारी का अच्छे से करोगे तो प्रॉबिलिटी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से जो एग्ज़ाम पास करने का ये ब्रिज गैप बनाता है, जैसे पुल पे हम एक जगह से दूसरे पे पहुँच जाते हैं ना पुल की वजह से, सेम वैसे ही प्लानिंग से हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम उसको अचीव कर लेते हैं। तो ये ब्रिज गैप कहता है कि ब्रिज गैप बिटवीन द वेयर वी आर, हम अभी कहाँ पर हैं, और वेयर वी वॉन्ट टू गो, हम अभी कहाँ पर हैं और हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, उसके बीच में हम कैसे वो जो जाना चाहते हैं वो हमको वहाँ पहुँचाएगा। वो ब्रिज गैप की तरह वो काम करता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग इज़ व्हाट मैनेजर ऑल लेवल डू। इसमें क्या लिखा है कि ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ही प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आप केवल कंपटीटिव एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 12th के एग्ज़ाम के लिए आपने करी होगी, ठीक है। आपने जैसे मान लो कोई अब छोटी छोटी शॉप हैं, वहाँ पे भी प्लानिंग होती होगी, क्योंकि उनके गोडाउन में कितना माल है, कौन सा त्यौहार आ रहा है, कैसे 1 महीने पहले आपको सामान मंगाना है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई स्टॉक में वो सब पहले से मंगाना है, कैसे बेचना है, कितने बजे दुकान खोलनी है, कितने बजे बंद करना है। इस तरीके से सब सारी कंपनियों के अलावा छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस, छोटे छोटे सा एग्ज़ाम, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम में भी आपकी प्लानिंग काफ़ी रोल अदा करती है। हम जैसे अभी हम डेली लाइफ की बात करें तो हम आप कल ही डिसाइड कर लेते हैं हम क्या मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम कल सुबह जाने वाले हैं तो हम पहले से बैग वैग पैकिंग कर लेते हैं, सब चीज़ प्लानिंग कर लेते हैं कि इतने बजे वहाँ निकलेंगे, इतने बजे वहाँ निकलेंगे, इतने बजे से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सब प्लानिंग ही तो है। तो इसमें क्या लिखा होता है कि प्लानिंग बड़ी बड़ी कंपनियों में सारे लेवल पे होती है, चाहे आपका कोई सुपरवाइज़र लेवल जहाँ पे काम होता है एक्चुअल में, या आपका मान लो कोई टॉप लेवल का वो मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे तो प्लानिंग होती है। फिर उसके बाद जहाँ पे जो उनके डिविजनल हेड होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं। फिर नीचे जो वर्कर जो सुपरवाइज़र होते हैं, सुपर सबऑर्डिनेट होते हैं, वो भी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग सब जगह कंपलसरी जैसा माना जाता है, वहाँ पे होना है। बिना प्लानिंग के आप अच्छे से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पाओगे। तो इसमें लिखा है कि जो डिसीजन जो होते हैं इसी के बेस पे लिए जाते हैं। कि अब डिसीजंस का क्या मतलब है, तो मैं बताया कि अगर आपके मार्केट में आप जाते हो, ठीक है, अब एक ही जैसे आपको कुछ लेना है और वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे मिल रही है, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी भी है उसमें, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं आपके पास। अब आपको उस अल्टरनेटिव में कौन सा अच्छा है, बेटर अल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है, वही आपका बताता है कि आपको कौन सा एक्शन ऑफ प्लान। जैसे अगर मान लो कॉर्पोरेट की बात करता हूँ मैं, तो कॉर्पोरेट को अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया है, तो लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, या सपोज करो कि उनको डेट लेना है, या उनको कहीं से बैंक से पैसा रेज करना है, या आपको कहीं से उनको पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाना है, तो डिफरेंट एग्जाम्पल डिफरेंट उनके पास जो हैं उनके पास प्रपोजल हैं कि कहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते। तो उन सबको उन सबको क्या करना है, उनको एनालाइज करना है कि कौन सा हमको ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। तो उसी को हम कहते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब इसमें क्या लिखा है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में से बेस्ट टू बेस्ट चूज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो द प्लान कम टू द डिसीजन बाय वे ऑफ प्लानिंग। सो अब इसमें क्या लिखा है कि प्लानिंग दस इन्वॉल्व द सेटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो आपको क्या करना है, प्लानिंग से क्या लिखा होता है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव आपका सेट है, उसको आप डेवलप करते हैं और आपको उसको अचीव भी करते हैं, तो इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। और उसमें लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्या करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं कि जितने भी मटेरियल के फंक्शंस डिसीजंस हैं उन सबको एक्शंस को क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो प्लानिंग प्रोवाइड द रेशनल अप्रोच फॉर अचीविंग द प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि एग्जाम पास करना है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया था कि दिवाली की सेल आ रही है तो मेरे को ये करना है, तो उसको अगर आप फिर उसके बाद प्लानिंग कर, फिर प्लानिंग होकर वो चीज़ कम हो जाती है, तभी क्या करती है कि प्लानिंग इज प्रोवाइड रेशनल अप्रोच फॉर अचीविंग द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नाउ वी आर कम टू दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स, फॉर्मुलेशन एंड एक्शन प्लान एंड टू अचीव दैम। तो पता है कि एग्ज़ाम पास करना है तो आप सारा टाइम टेबल बना लोगे, बुक्स अरेंज कर लोगे, सारी चीज़ इसको, तो इसी को लिखा है अपने ऑब्जेक्टिव, आपने एग्ज़ाम पास करना है। टारगेट आपका क्या है कि दिन में कितना पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट, कितने महीने, कौन से महीने में कितना तक ख़त्म करना है सब्जेक्ट। और फॉर्मुलेट करते हो कि आपको कैसे जैसे मान लो कि क्या क्या आपने करा उसको सबको रिवीजन वाइज करके कैसे क्या करना है, सारी चीज़ आप उसको अच्छे से अरेंज करके और अपने एक्शन प्लान पूरा एक्ट कर देते हो, वही आपका क्या होता है, अचीव कर लेते हो प्लान को। जब आप पास हो जाते हो तो आपका क्या होता है, आप अचीव कर ले प्लान को। सो कंसर्न विद द बोथ द एंड्स मीन्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है कि ये स्टार्टिंग में भी होता है और एंड में भी, मतलब बोथ एंड्स एंड मीन्स, दैट इज़ उसका क्या मतलब है, एंड्स एंड मीन का क्या मतलब है कि व्हाट इज़ टू बी डन,
क्या आपको करना है और हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज़ द एंड एंड मीन्स। नाउ लेट अस मूव टू दी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जो देखिए प्लानिंग अगर आपने कर ली, इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप पास हो जाओगे भाई। प्लानिंग आपने एक पेपर पे लिख लिया या आपने मेंटली इसको सोच लिया या कहीं पे भी आपने ऐसा कर लिया जिसको आपको याद रखे, पर ऐसा तो है नहीं आप बिना कुछ करे उस प्लानिंग को रखे रहो अपने पास, क्या पास हो जाओगे? नहीं होगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको जो आपने एलोकेशन करा है टाइम का उसमें आपको वो चीज़ एक्ट करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ वाई वी कॉल एज कि प्लानिंग विल बी अ फर्टाइल एक्सरसाइज। आपको एग्जैक्टली आपको करना पड़ेगा, तभी ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपका प्लान जो रफ सीट पर है, आपने जो ड्रॉ करा है अपने हाथों से, उसको आपको एक्चुअल में एक्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपका फ्रूटफुल हो पाएगा और तभी आपका वो वर्क में आएगा। ठीक है। सो अब इसमें लिखा है कि कुछ क्वेश्चन है प्लानिंग को डिफाइन करने के कि वन ऑफ द वे टू, इसमें लिखा है कि मैं प्लानिंग को अगर मैं लास्ट में समराइज़ करूँ ये है कि वन ऑफ द वेज टू डू सो एंड वी टू डिफाइन द प्लानिंग एज आपको अपने उद्देश्यों को पहले से सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसीलिए इतने टाइम में, आपको पता है 3 महीने बाद एग्जाम है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर्मुलेटिंग, आपको क्या करना है कि फॉर्मुलेट करना है कि आपको कोई सा जैसे आप कर रहे हैं तो आप उसका पीछे वाला को भी साथ लेकर चलें, रिवीजन करते चलें, जैसे आगे वाला आप कर रहे हैं तो पीछे वाला ना भूलना। तो फॉर्मुलेट करना है आपको, सारी चीज़ें एकदम आपको डिस्क्राइब कर देनी है अच्छे से। एंड वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, जिसमें से आपको डिफरेंट आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं, तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना सही रहता है, सारी चीज़ें आप अपने डिसाइड करेंगे। एंड टू अचीव दैम, उनको आप जब पास हो जाओगे तो उनको अचीव कर लेते हो। देन सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव पॉसिबल, मतलब आपने बोला था ना कि आपको बेस्ट अल्टरनेटिव देखना है कि कहाँ पर आपको पैसा लगाना है, कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन कब आपको सेल करना है, कब दुकान शॉप्स खोलना है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि किस एम्प्लॉय को हायर करना है, किस एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। तो बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस फ्रॉम द अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की महत्व, प्लानिंग की क्या महत्व है। अब तुम्हें पता है कि प्लानिंग का मैं महत्व बताऊँ कि जैसे मान लो कि प्लानिंग होती है, जैसे फिल्म वगैरह बनती हैं वो प्रॉपर प्लानिंग पे बनती है। कोई भी कॉर्पोरेट का काम होता है प्रॉपर प्लानिंग पे होता है। प्रोजेक्ट को किया जाता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, फिर उनको बताया जाता है कि इतने साल में बन के रेडी हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, उनका एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम तक आपको बनाना है, सारी कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करती है। तो अब बताओ प्लानिंग इंपॉर्टेंस है कि नहीं। अब देखिए क्या लिखा है, डू दोज प्लान एक्चुअली वर्क, डू दो प्लान एक्चुअली वर्क एंड डज इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे अगर आप प्लान बना लेते हो वो वर्क करता है और आपकी जो एफिशिएंसी है, अभी जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपये हैं, अगर आप उसको, या आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आप उसको क्या करते हैं प्रॉपरली प्लानिंग कर लोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से जो पूरे दिन भर में जो आप करते थे वो ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे, अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे, वेस्टफुल टाइम नहीं जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आफ्टर ऑल वाई शुड बी प्लान, आफ्टर ऑल वाई शुड बी प्लान, हमें क्यों प्लान करना चाहिए। एंड इसके बाद में लिखा है प्लानिंग इज सर्टेनली इम्पोर्टेंट एज इट इज़ टेल्स अस वेयर टू गो। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कहाँ जाना है तो आपको पता होना चाहिए, आपको रास्ता पता होना चाहिए, कितने किलोमीटर है, कितना टाइम हो गया, रात का, इस तरीके से आपको सब चीज़ पता होना चाहिए वेयर टू गो। एंड इट प्रोवाइड द डायरेक्शन, हमको बताता है कैसे जाना है। एंड रिड्यूस कर देता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को, रिस्क कर बाई प्रिपेयरिंग फॉरकास्ट, आप पहले से उसको डिसाइड कर लेते हैं। द मेजर बेनिफिट ऑफ द प्लानिंग आर गिवन। अब इसमें क्या है कि आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, अब बताओ जब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो आप उस चीज़ को करोगे नहीं करोगे, आपको प्रॉफिट चाहिए ना, तभी तो आप करोगे। तो उससे क्या हमको इम्पोर्टेंस है, क्या इससे हमें कुछ होगा, देखते हैं। पहली बात तो ये है कि पहला जो है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, सही बात है। अगर आप पहले से सब कुछ डिसाइड कर लेते हो, आपको पता है ना कि मुझे सुबह उठ के इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बिजनेस स्टडी पढ़नी है, आपको पता है कि मेरे को सुबह उठ के सुबह जल्दी नहाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना भी है, सारी चीज़ आप डिसाइड कर लेते हो। तो क्या होता है, डायरेक्शन दे देता है ना, हमें कहाँ जाना है, समझ रहे हो। अब जैसे आपको पता है कि अगर आप पूरे दिन को अपने प्लानिंग के शेड्यूल में डालोगे तो आपको पता है कि 4 बजे मेरे को ये पढ़ना है, 4 बजे मेरे को ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, इस तरह की बातें आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाते हो। ठीक है, मम्मी को भी बोल देते हो कि इतने बजे तक खाना बनाना है, सारी चीज़ प्लानिंग से होती हैं, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूँ, आपको पता है कि इस शेड्यूल पे गाड़ी यहाँ आने वाली है तो वो ट्रैक खाली करा देते हैं,
और फिर वो गाड़ी आती है, फिर उसका टाइम होता है, फिर दूसरी गाड़ी आती है। तो सब प्लानिंग से जॉइंट है ना, कि इतने टाइम पे ये चीज़ होने वाली है, तो प्लानिंग से पहले से कर रखा है ना। अगर वो प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कैसी हालत होगी, समझ रहे हो। तो इसमें लिखा है देयर वाज नो प्लानिंग। जहाँ पर प्लानिंग नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अब बताओ, आप 12th में पढ़ रहे हो, बोर्ड के एग्ज़ाम है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे सिस्टमेटिकली, अच्छे से चीज़ों को समय पे ख़त्म नहीं करोगे, ठीक है, और अपने जो भी आप रूटीन है आप वर्क को अच्छे से नहीं करोगे, उठोगे देर में, ज़्यादा देर रात तक जगोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, या कर रहे हो तो ऐसे ही कर रहे हो, किसी का मैसेज आके चेक कर लिया, मोबाइल चला रहे हो, तो इस तरीके से क्या आपकी डायरेक्शन ही नहीं है, कुछ भी डायरेक्शन नहीं है आपको क्या करना है। तो क्या होता है इसमें, लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट फेल आ गया, आप फेल हो गए तो फिर क्या हो गया, फिर तो यही तो होता है कि आप अपने डिज़ायर ऑब्जेक्ट को नहीं ले पाओगे। आपको क्या लिखा है कि नो प्लानिंग एन एम्प्लॉय वुड वर्किंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव द डिजायर गोल। सही बात है, जब आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी, ठीक है, आपको पता ही नहीं उनको क्या करना है, तो वो तो कुछ भी करेंगे ना। तो इससे क्या होता है, कंपनी का जो उनका जो टारगेट होता है कि हमें इतने इस साल में इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे ना। तो दैट्स वाई। चलिए दूसरा देखते हैं, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है। अब जैसे आपने रिस्क, जैसे मान लो आपने देखा है 24 घंटे मेरे पास हैं, तो आपने उसको पहले से बना रखा है, तो आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। या जैसे मान लो अभी आप, मैं अगर दूसरी बात करूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बात करूँ, कंपनी के लिए बात करूँ, जैसे कंपनी को क्या है कि अभी 5G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, जैसे मान लो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी और रिस्क का क्या मतलब है, जब भी कोई एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे आपका 5G मॉडल आया या आपका 4G मॉडल आया, तो यहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और आपने प्लानिंग कर रखी थी 5 साल पहले। अब वो 5 साल वाली प्लानिंग यहाँ पे आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, तो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी ना, क्योंकि जो आप सोच रहे थे वैसा तो होगा नहीं। ये ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ प्लानिंग करा, मौसम ख़राब हो गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, या मान लो इतनी ख़राब हालत हो, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, इस तरीके से फसल ख़राब हो गई, तो मतलब जो सूखा पड़ गया, कोई कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ हो गई, इस तरीके की बातें, अनसर्टेनिटी इवेंट हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ को, अब जैसे रिस्क का क्या है, अगर आप प्लानिंग करके चलते हो, आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपको पता था कि कोई हो जाएगा, तो आप पहले से सब कुछ बना के चलते हो ना कि प्लानिंग करना है, तो वो आपके रिस्क को, आपको जो इंश्योरेंस लेगा, आपका वो जो लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से नाउ एक बार पढ़ लेते हैं, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच अनेबल द मैनेजर टू लुक अहेड। वो सामने पता, आपको कहाँ जाना है वो पता कर लेता है, वो एंटिसिपेट कर लेता है कि चेंजेस किसे होने वाले हैं, by deciding in advance and tasks to perform, and planning shows the way to deals and changes and the uncertain event. Changing and uncertain event can be eliminated by the anticipated and measurable response to them can be developed, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग तैयार रहता है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए, बीच में आप बीमार पड़ गए, तो आप क्या, अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो उसके लिए आपको रिजर्व डे रखने पड़ेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा, ये सब चीज़ें आप दिमाग में चलाना, इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। और प्लानिंग रिड्यूस कर देता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप एम्प्लॉय को, आपके पास प्लानिंग है तो आपके एम्प्लॉय उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग क्या होगा, कोई कुछ कर रहा है, अब जैसे मान लो कोई एक प्रोसेस होती है, जैसे फ़ोन जो बनते हैं या आपका कोई प्रोडक्ट बनता है, तो एक प्रोसेस में बनता है। अब वो प्रोसेस, जहाँ पर ये प्रोसेस एंड होती है, वो दूसरी प्रोसेस के लिए क्या होता है, दूसरी प्रोसेस के लिए वो उसका इनपुट होता है। पर वो, अब वो मशीन तो चल रही है, पर ये उसने अभी तक छोड़ा नहीं, क्योंकि इसने पता नहीं, इसका टाइमिंग कुछ और है, इसका टाइमिंग कुछ और है। तो यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग हो रही है, तो एम्प्लॉय जो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए समय पे वो नहीं दे पा रहा, तो वो फ्री बैठा हुआ है, वो आराम से बैठा हुआ है, उसे कोई है ही नहीं, तो ओवरलैपिंग हो रही है। या मतलब उसे कुछ और बताया, वो कुछ और कर रहा है उस टाइम पर, वो सोच रहा था इस टाइम पर, तो ओवरलैपिंग हो रही है। सपोज़ अगर वेस्टफुल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें, तो वेस्टफुल एक्टिविटी में क्या होता है कि आपको पता है कि एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, वो इतने 8 आवर्स की, या मतलब जो भी आवर्स की ड्यूटी है, तो उसमें अगर वो, उनके पास कोई प्लान ही नहीं हो, कुछ भी काम मिल रहा है कर रहे हैं, तो उसमें क्या उनका टाइम वेस्ट हो, मतलब जो टाइम है वो, जो हमारा एक्चुअल वर्किंग आवर है वो वेस्ट हो रहे हैं और पैसा पूरा जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो रही, नहीं हो रही, इस वजह से। फिर आपका प्लान करता है प्रमोट इनोवेटिव्स। अब आपको पता है कि इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है, अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो क्या होता है, वो इनोवेटिव आइडियाज़ को देता है कि आपको ऐसा करना है। तो इसमें लिखा है, देखते
कि सिंस प्लानिंग इज़ अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, तो पता है कि पहला फंक्शन है न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप, और न्यू आइडिया शेप लेते हैं करेक्ट प्लान्स and it is most challenging activities for the management and guide all the future actions leading growth and prosperity of the businesses। सही बात है, अगर आप प्लानिंग करोगे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे फिर और उसका आपको ग्रोथ होगी। इसी तरीके से अगर आप प्लानिंग से अच्छे से पढ़ोगे तो कम्प्लीट एग्ज़ाम पास कर लोगे, अपना जो भी एग्ज़ाम आप पास कर लोगे, पास हो जाओगे तो आप अच्छा कॉलेज, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप बेटर लाइफ स्टैंडर्ड डिज़र्व करोगे और उसको चीज़ों को जो भी आपकी नेसेसरी चीज़ें आप ले पाओगे तो आपकी प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आपको अपने आप दिखेगी, आपको इज्जत मिलेगी, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। इस तरीके से बातें सब होती हैं प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें लिखा है प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि हम प्लानिंग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास 24 घंटे हैं तो उसका कैसे एलोकेशन करना है आप सो भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं, आप कुछ और काम कर सकते हैं, आप कमाने भी जा सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तो आपको एक्चुअल में आपके अकॉर्डिंग आपको क्या करना बेटर रहेगा वो आपको देखना। अब बच्चे हैं तो आपको अभी पढ़ना ही सही रहेगा। अगर आप जैसे मान लो आप पढ़ लिए हैं, आपको अब पैसे की नीड है तो आप उस टाइम पे पैसा कमाना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपको डिफरेंट कोर्स ऑफ जो भी हैं, अगर मैं कॉर्पोरेट के लिए बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल्स हैं, किस प्रपोजल को आपको एक्सेप्ट करना है वो आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन से अल्टरनेटिव को ज़्यादा आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। प्लानिंग क्या करता है? एस्टेब्लाइज करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब बताइए, आज आपने क्या करा कि आपने बोला कि मैं 1 महीने ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने इतने घंटे पढ़ूंगा, ये सब ख़त्म करूंगा, ठीक है। अब 1 महीने बाद आप देखते हो कि मेरा तो इतना ख़त्म ही नहीं हो पाया, ये इतना मेरा बाकी रह गया, ये सब रह गया। अब क्या करोगे? आप उसे कंट्रोल करोगे। कंट्रोल कैसे करोगे? आप उसको कहीं ना कहीं रिजर्व करोगे। अपनी जो परफॉर्मेंस है जो आपने डिसाइड करी थी और एक्चुअल में जो आपने करी उससे आप कंपेयर देखोगे तो आपको फ़र्क दिखा, ठीक है। या जो आपने चलो सही कर लिया तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपको फ़र्क दिखा तो आप क्या करोगे? उसे अगले महीने में उसको रिकवर करने की कोशिश करोगे, उसको रेक्टिफाई करोगे और उसको प्रॉपर अपने टाइम फ्रेम में लेके आओगे। तो इसी क्या करता है? वो कंट्रोलिंग करता है। अब फंक्शन जो आपका मैनेजमेंट का है वो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जब आप करोगे तभी कंट्रोलिंग हो पाएगी, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। ये बस पूरी इसका बात का मतलब है। प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द कंट्रोलिंग, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं कि अब इसमें लिखा है देयर फॉर प्लानिंग प्रोवाइड फॉर बेसिस फॉर कंट्रोल। मतलब कंट्रोल का जो बेस है ना वो प्लानिंग ही है, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है? हम स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि इतना टाइम हमें करना है, फिर जो एक्चुअल हम करते हैं वो हम उसको फिर वेरिएंस देखते हैं उसमें क्या आया है तो उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर आपके कुछ फीचर्स हैं प्लानिंग के, ठीक है। प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं कि प्लानिंग हमें क्या कर रहा था? अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। वही वाली बात है कि आपको जो उद्देश्य है, आपको एग्जाम पास करना है तो वो आपको पास करवाएगा अगर आप अच्छे से करोगे तो। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आपको सेल का टारगेट अचीव कराएगा। एम्प्लॉय को जो बेसिकली अगर 8 घंटे की आवर्स है उसको पूरा करने से उसका का जो भी अच्छे से इकोनॉमी एफिशिएंसी उसकी लागे, सारी चीज़ें उसमें क्या करता है? हमें ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल कर देता है। प्लानिंग इज पर्पसफुल होता है, हमारा एक उद्देश्य उसमें निहित होता है तभी हम प्लानिंग करते हैं। अब कोई आपको मान लो आपको कुछ करना ही नहीं है तो आपकी काहे की प्लानिंग? कुछ करना है तभी तो प्लानिंग होगा, कुछ उद्देश्य रहेगा, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहेगा। प्लानिंग इज हैज़ नो मीनिंग अनलेस जब तक कि क्या होता है कि कंट्रीब्यूट द अचीवमेंट ऑफ द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव गोल। कभी कभी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी, एग्ज़ाम हो गया, बट आप मान लो 70 फेल हो गए, तो फेल होने पर क्या होगा? आपने जो भी प्लानिंग करी थी कोई वो सही रही? आपके आपके निगाह में भी सही नहीं रहेगी और आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी आपकी प्लानिंग का इतना वो नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पास हो जाते तो आपको तभी वो फ्रूटफुल मानी जाती है, वो वरना अदरवाइज फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं वो प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा। कहते नहीं कि फेल हो गया, मेरे को कुछ कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरा इस वजह से नहीं हो पा रहा तो मैं कुछ प्लानिंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि जब आपको उद्देश्य अगर आपका पूरा होता है तभी वो प्लानिंग हमारी फ्रूटफुल है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें लिखा है कि कंट्रीब्यूट कर रहा है अचीवमेंट में, आपको कुछ प्राप्त करने में कुछ वो सहायता कर रहा है तब, और जो आपने पहले डिसाइड कर रखा था तो ही आपका फ्रूटफुल है, ठीक, तभी प्लानिंग अच्छे से ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरा आता है कि प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो पता है मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं क्या हैं आपके? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले कौन सा होता है? पहले तो प्लानिंग करना पड़ता है ना। एग्ज़ाम देने से पहले हमको एग्ज़ाम के पहले फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरोगे तभी तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे,
ठीक है, फॉर्म भरोगे फिर पढ़ाई करोगे अच्छे से तभी। तो पहला फंक्शन तो आपका ये है कि आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा तभी दे पाओगे। इसी तरीके से जो जो अगर आप ऑर्गेनाइज पहले तो क्या प्लानिंग करोगे तभी ऑर्गेनाइज कर पाओगे, फिर उसका स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि बेसिस फॉर अदर फंक्शन एंड ऑल द अदर मैनेजर फंक्शन आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान। आपने पहले से बना रखा है ना कि इतने एम्प्लॉय चाहिए, इतनी सेल्स करनी है, इतना हमें रेंट चाहिए, इतना हमें फैक्ट्री का एरिया चाहिए, सारी चीज़ आपने डिसाइड कर रखा है। तो कंट्रोलिंग सारी फंक्शंस जो है ना प्लानिंग के अंदर ही होते हैं, ठीक है। उसमें लिखा है कि दिस इज़ द प्राइमरी ऑफ द प्लानिंग। तो पता है कि पहले ही होता है, ये तो हमको पता ही है। बेसिस ऑल द फंक्शन। अब देखिए जो प्लानिंग था वो बेस था कंट्रोल के लिए, पर प्लानिंग ये है वो सारे फंक्शन के लिए बेस माना जाता है, ठीक है, वैसे भी, ठीक है। प्लानिंग इज परवर्सिव। अब परवर्सिव का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि प्लानिंग केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती हैं। हमारे जो छोटे छोटे जो हमारी शॉप्स हैं ना वहाँ पे भी प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप मैनेजमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव वगैरह, सीईओ वगैरह, वही लोग प्लानिंग नहीं करते। जो नीचे डिविजनल हेड होते हैं उनके नीचे जो आपके जो फॉरमैन और जो आपके सबऑर्डिनेट और सुपरवाइज़र होते हैं वो भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हर लेवल पे हर जगह अवेलेबल, ठीक है। इसको वो प्लानिंग उनका ये हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है प्लानिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, और जो फोरमैन और जो है आपका वो आपका प्लानिंग में कम इन्वॉल्व रहता है। इस तरह की बात है। वो आपका कहते नहीं कि उसका स्कोप कम हो सकता है, पर प्लानिंग सब जगह होती है, ठीक है। जिसमें लिखा है ना कि डिफरेंट लेवल एंड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब आता है कि प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस। सही बात है, प्लानिंग कंटिन्यूस है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बार कर लिए दोबारा नहीं होगा, वो भी होगा। फिर आता है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। अब बताइए प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक। सही बात है कि हमें आगे 3 महीने में क्या करना है, हमें कॉर्पोरेट को आगे इतने साल में कितनी सेल करनी है, वो आपका फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर के लिए बताता है। फॉरवर्ड लुकिंग है एंड इसमें लिखा था आगे की तरफ देखता है। एंड फंक्शन बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। सही बात है, इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव हैं, उसमें से कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ज़्यादा, उसको हम चूज़ करेंगे। फिर आपका आता है कि द नीड फॉर प्लानिंग अराइज ओनली व्हेन द अल्टरनेटिव आर अवेलेबल। सही बात है, जब आप एक ही चीज़ है आपके पास करने के लिए तो काहे की प्लानिंग? प्लानिंग तो जब होगी जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो आपको बेस्ट चूज़ करना है, तब आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सही बात है। अब आप एक रैशनल पर्सन है, मेंटल एक्सरसाइज तभी हो पाएगा, ऐसा तो है नहीं। आपको पहले सोचना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? डूइंग करना पड़ेगा। पहले आपको करना सोचना, फिर आपका लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है अब देखिए कुछ प्रो एंड कॉन्स, कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है। अब इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। अब देखिए एक बार आपने प्लान बना लिया ना, उसको अब चेंज मतलब उसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो रिजिडिटी आ जाएगी। अब जैसे मान लो कोई आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, अब उस डिपार्टमेंट में आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब आपको बांट रखी हैं, ठीक है। अब आपने बोला कि आप क्या करोगे, सारी अटेंडेंस लोगे, ठीक है, या आप सारे सेल्स वाउचर सेल्स का आप काम देखोगे। अब सपोज़ करो कि उसके पास तो सेल्स का अभी काम ही नहीं है, तो वो बैठा ही है, क्योंकि उसके पास तो पता है, उसे प्लानिंग में डाल दिया है कि आपको ये काम करना है। अगर आपके पास उस टाइम पर वो काम ही नहीं है उसके पास, तो वो करेगा नहीं, बाकी के सब काम हो। तो ये तो बेसफुल हो रहा है ना, तो रिजिडिटी आती है, अब उसे चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है? रिजिडिटी। जैसे मान लो कि अगर कोई एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गया, तो हम उसको फिर वो चेंज, तो इस वजह से रिजिडिटी आती है। नॉट तो इसमें लिखा है कि दिस प्लान एंड this plan decides the future course of action. Manager may not be in the position to change it, so the kind of rigidity and create difficulties होती है, आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन द डायनामिक। सही बात है, अगर मान लो कोविड आ गया, किसी की प्लानिंग काम हुई नहीं हो पाई, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, बारिश ज़्यादा हो गई, फसल नहीं हुई, सारे हमने कुछ सोचा था कि हम इतना सब कुछ करेंगे, सब कुछ नहीं हो पाएगा भाई। नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई या कुछ भी हुआ, अब कोविड में कोई भी फेस्टिवल नहीं बना, तो इतना अच्छे से सेल नहीं हो पाई, तो बड़ी बड़ी कंपनियों का काफ़ी जो प्लानिंग थी उनकी सब वेस्ट हो गई। तो प्लानिंग क्या करती है? रिड्यूस कर देती है क्रिएटिविटी। सही बात है, अगर जैसे मान लो आपको पता है कि आपको बोल दिया कि आप सेल्स का ही वो करोगे, ठीक है, या आपने इतना ही चीज़ दे रखा, तो आप अल्टरनेटिव चीज़ को तो कर ही नहीं पाओगे, तो आप में क्या है, आप में क्रिएटिविटी आ ही नहीं पाएगी, समझ लो। या मान लो कोई आपका कोई छोटा एम्प्लॉई है, वो कुछ अच्छा आइडियाज़ या उसके पास कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो इनोवेटिव आ रही है, जो और अच्छा है, तो वो तो उसके लिए है ही नहीं, उसको तो जो काम दे रखा वही करेगा, और तो वो करने लायक रहा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो प्लानिंग इज़ अ वे टू रिड्यूस द क्रिएटिविटी एंड सम सिंस पीपल टेंड टू थिंक अलोंग द सेम लाइन अदर्स।
सोच सकते हैं, पर उनको प्लानिंग डाल के कर दिया है तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव, उसमें कोई न्यू और इनोवेटिव नहीं होगा। प्लानिंग इन्वॉल्व हग्स कॉस्ट, सही बात है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें एक तो टॉप मैनेजमेंट बैठता है, काफ़ी मीटिंग होती है, तब जाके प्लान पूरा बन पाता है। तो काफ़ी अभी भी आप प्लान करोगे ना 3 महीने के लिए बनाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े 1-2 प्लान आप संभाल नहीं पाओगे तो दूसरा प्लान बनाओगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और आपका ऑल्सो उसमें कॉस्ट भी हाई जाती है, ठीक है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। देन फिर आपका आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, सही बात है। अगर आपने एग्ज़ाम आपका हो रहा है 3 महीने बाद, आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई गारंटी तो है नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ द वैकेंसीज़ हैं, क्या उसका पैट लेवल है, इस तरीके से। सपोज़ करो आपका 1-2 नंबर से रह गया तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका सक्सेस हो ही जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि लिखा इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम, सही बात है, सॉल्यूशन नहीं है, बट आप उसको कहीं हद तक सुधार सकते हैं और उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज़ करनी है तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव को सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपको डेवलपिंग करना पड़ेगा प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई अजम्पशन आपने ले ली, इस अजम्पशन के बेस पे आप करोगे। तो अजम्पशन आपने मान ली, तो उसमें लिखा है कि देयर फॉर द मैनेजर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर्स। हमने आगे जो फ्यूचर्स में टाइम आने वाला है उसके लिए हमने एक अजम्पशन मान लिया, हमने मान लिया कि ऐसा होगा। एंड दीज अजम्पशन आर कॉल्ड एज अ प्रेमाइसिस। इन्हीं अजम्पशन को हम क्या कहते हैं, प्रेमाइसिस कहते हैं। अजम्पशन आर बेस्ड ऑन द मटेरियल अपॉन विच इज द प्लान आर टू बी ड्रॉन, ठीक है। अब क्या कहता है कि प्रेमाइसिस एंड अजम्पशन मस्ट बी इन द सेम फॉर ऑल, सही बात है। प्रेमाइसिस एंड अजम्पशन दोनों सभी के लिए सेम है। अब फॉरकास्टिंग इज इम्पोर्टेंट डेवलपिंग प्रेमाइसिस एड इज टेक्निक्स टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सही बात है। वो फॉरकास्टिंग क्या करता है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फॉरकास्टिंग कैन बी मेड अबाउट द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पॉलिसी चेंजेस, इंटरेस्ट रेट, price of capital goods and rate. Accurate and forecast therefore become essential for successful plans. अब आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव क्वेश्चन। तीसरा आपका जो है कि अभी आपने सेटिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, फिर आपने क्या करा, प्रेमाइसिस बना लिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, आइडेंटिफाई करो कि हम क्या कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास ये चीज़ है। तो जब आप सब चीज़ फाइंड आउट कर लोगे, देन फिर आपके पास आता है कि आपको उनमें से एवेल्यूएट करना है। जब आप एवेल्यूएट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, वो जो अच्छा होगा ना आप उसको सेलेक्ट कर लेना। तो सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव्स, उसको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने सेलेक्ट करा है उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप उसे रियल वर्क में ले करोगे और करवाओगे, काम करवाओगे अपनी कंपनी में, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट कर लोगे। इम्प्लीमेंट करना होता है कर एक्चुअल में डूइंग अपना प्लान, ठीक है। फिर आप करोगे फॉलो अप एक्शन, मतलब फॉलो अप करना होता है कि बार बार उसे चेक करोगे क्या आपका अभी एक्चुअल में क्या कहाँ तक पहुँचा, क्या प्रोसेस है, इस तरीके से। अगर उसमें करेक्टिव एक्शंस लेना है तो इस तरह की चीज़ें उसमें देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ है पूरी। फिर बात करते हैं कि हम प्लान बहुत कह रहे थे कि कितने टाइप्स ऑफ प्लान क्या होते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज़ प्लान और एक होता है आपका स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है कि वो आपका नॉन रिपीटेड नेचर का होता है, मतलब वो फ्यूचर में दोबारा अकर नहीं होगा और एक बार यूज़ हो गया दोबारा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो फ्यूचर में रिपीटेड होने की उम्मीद है और वो बार बार होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ये होता है स्टैंडिंग प्लान्स, ठीक है। अब सिंगल यूज़ प्लान में क्या होता है, वन टाइम, रिपीटेटिव, नॉट रिपीटेड नेचर, ठीक है। स्पेन वीक, मतलब एक हफ्ते का हो सकता है या 1 महीने का हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जो आपके सिंगल यूज़ प्लान है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। एक तो आपका इंक्लूड है बजट, जो कि आपका नंबर्स में होता है। प्रोग्राम्स, जो कि आपके क्या होते हैं, एक बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्राम को जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि स्टेप की तरह होता है। एंड प्रोजेक्ट्स, ये आपके एक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग की अगर बात करें तो आइडेंटिफाई करता है स्टेप की, कोई भी काम इस स्टेप में होगा। फिर प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट एंड डील विद द माइनर वर्क्स, ठीक है। तो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है कि कोई भी काम करते हैं उसका प्रोसीजर्स क्या है वो चीज़, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है सिमिलर टू द प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट है वो सिमिलर प्रोग्राम की तरह ही होता है, पर वो डिफर करता है कि वो कितना बड़ा है, कितना डिफ़िकल्टीज़ है, इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी में वो डिफर करता है, ठीक है। तो अगर मैं पूरा मोटा मोटी बताऊं कि जो प्रोसीजर है वो स्टेप में बात करता है कि ये चीज़ आपको करना है, ये प्रोसीजर्स है, ठीक है।
जैसे आप बॉस्टक इंस्टॉल करते हो तो पहले आपका नंबर जाता है, फिर आपको एक्सेस मांगता है, इस तरीके से प्रोसीजर है उसका, पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें। प्रोजेक्ट का क्या है कि जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में क्या है कि आप सिमिलर होता है प्रोग्राम के जैसे, पर लेकिन वो प्रोजेक्ट है वो आपका एक स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी में डिफर होता है, ठीक है। बजट आपका पता ही है, बजट बनाते हो अपनी, इस महीने का बजट बना रहे हो कि इतने रुपये सैलरी आई, इतना हम खर्चा वहाँ करेंगे, तो वो नंबर्स में होता है, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान में क्या होता है कि स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन से आते हैं, एक तो आपका आता है पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स, ये चार आते हैं आपके क्या स्टैंडिंग प्लान में। ये बेसिकली रिपीटेड नेचर के होते हैं और एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में होते रहते हैं, ठीक है। इंटरनल ऑपरेशन एंड एनहेंस द एफिशिएंसी इससे होती है, ठीक है, और रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो होते रहते हैं। पॉलिसीज़ में क्या होता है कि ये आपको पता है कि जैसे मान लो कि पॉलिसी क्या होता है कि स्टैंडिंग जनरल फॉर्म, जनरल जैसे कि आपके फॉर्म्स होती हैं कि ये आपकी पॉलिसी है, अगर कोई एम्प्लॉय को हायर करना है ये इसकी पॉलिसीज़ हैं, या आपकी कोई प्राइसिंग पॉलिसी हो सकती है, या आप इस तरह एडमिशन पॉलिसी। प्रोसीजर में क्या होता है कि आपका स्टेप टू बी फॉलो इन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, कि आपको कोई काम अगर होगा तो ये प्रोसीजर है। जैसे अगर पेशेंट को एडमिट करते हैं तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरने के बाद उसको फ़ीस जमा करनी पड़ती है, इस तरह की कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो आपको करनी पड़ती हैं। मेथड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आप मेथड्स होते हैं कि आपको किस मेथड से काम करना है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम का इस मेथड से पर्टिकुलर करना है, तो टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म। एंड अब जो रूल्स जो होते हैं, रूल्स को आप चेंज नहीं कर सकते, वेरी क्लियरली स्टेट होते हैं, एग्जैक्टली एंड डन एंड हैज़ टू बी डन एंड रिपोर्टिंग फॉर द वर्क पर्टिकुलर टाइम में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों स्टैंडिंग एंड आपका सिंगल यूज़ प्लान जो है आर पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस, जो भी दोनों प्लान है वो ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। अब इसमें और भी है कि देयर आर अदर टाइप्स ऑफ प्लान विच यूजली आर नॉट क्लासिफाइड एज अ सिंगल एंड स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। तो ना तो सिंगल स्टैंड प्लान है, ना ही वो आपके कौन सी प्लान है जो आपके सिंगल यूज़ प्लान है, ना ही स्टैंडिंग प्लान है। वो है एक आपका स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म वर्ड होता है जो कि टॉप मैनेजमेंट में ज़्यादा होता है। स्ट्रैटेजी अनसर्टेनिटी इवेंट के लिए होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपके उद्देश्य होते हैं, जो कि आपको एंड ऑफ द मोमेंट आपको डिसाइड करने होते हैं। तो एक बार मैं आपको पढ़ा दूँ। स्ट्रेटजी फॉर एग्जांपल इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इट इज़ अ जनरल प्लान प्रिपेयर बाय द टॉप मैनेजमेंट, आउटलाइन द रिसोर्सेज एंड अलोकेशन द, एक होता है प्रायोरिटीज एंड टेक इनटू द कंसिडरेशन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिशंस, एंड ऑब्जेक्टिव आर यूजली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट्स एंड सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। वो पूरा गाइड करते हैं पूरी प्लानिंग को, ठीक है। एंड इसमें लिखा है कि बेस्ड ऑन द what the plan seek to be achieved and plan can be classified as objectives, strategy, policies, procedures, methods, rules, program and budgets. ऑब्जेक्ट्स आपको बताइए कि डिस्क्राइब डिज़ायर फ्यूचर पोजीशन ऑफ द मैनेजमेंट, कि आपको जो आपके ऑब्जेक्ट जैसे आपका जो अभी हमने ऊपर देखा था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है, उसमें उसका क्या प्लान है एक्चुअल में, उसको एंड ऑफ द मोमेंट 5 साल बाद कहाँ उसको अपने आप को देखना है। एक पर्टिकुलर टाइम में अपना उद्देश्य डिफाइन कर लिया कि एंड ऑफ द मोमेंट आपको कहाँ जाना है, आपको 12th के एग्ज़ाम पास करने हैं, या आपको 1 साल बाद आपको ये करना है, तो आपको पता है कि आपको 1 साल बाद आपको क्या करना है, ठीक है। एंड दिस द रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ प्लानिंग। सही बात है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है जब आपके ऑब्जेक्ट फुलफिल हो जाते हैं तो वहाँ पे आपकी प्लानिंग क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ऑब्जेक्टिव इज नीड टू बी एक्सप्रेस इन द स्पेसिफिक टर्म एंड दे शुड बी अ मेजरेबल इन क्वान्टिटेटिव टर्म, वो आपको मेजर कर सकते हैं। एंड रिटन स्टेटमेंट होता है एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको करना होता है। स्ट्रेटजी आपको पता है कि ब्रॉड एक कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें आपका फ्यूचर डिसीजंस होते हैं, डायरेक्शन, स्कोप एंड लॉन्ग रन होता है, एंड कॉम्प्रहेंसिव प्लान होता है। सो द कॉम्प्रहेंसिव प्लान ये 3 भागों में बटा हुआ है। एंड उसके बाद मेजर कंपनी डिसीजन इसीलिए आते हैं क्लाइंट का। तो एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी में आपको पता है कि जनरल स्टेटमेंट होते हैं, फिर आप इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम, मेथड्स, बजट्स, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब इसमें कुछ जो आपकी जो समरीज है वो आपको जरूर पढ़ लेना, ठीक है, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपके पास एनसीईआरटी है आप डाउनलोड कर लेना, और एनसीईआरटी नहीं है तो आप बता दीजिए, मैं आपको ऐप का लिंक पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर देना। सो प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो। आने वाले टाइम में ये इसके और फंक्शंस जो हैं उस पर वीडियो आएगी, एक वीडियो एक फंक्शन के लिए, और डिफरेंट हम पूरा मैनेजमेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे इससे।
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो, हिट दैट लाइक बटन, जिससे आपको कमेंट जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप उसको पता चल जाए, एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, अपने लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।